Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Teaching Pathshala and it's me, your educator Jyoti. इस वीडियो में मैं आपको डीबीटी जीआरएफ एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताने वाली हूँ बिकॉज इस एग्जाम का पैटर्न थोड़ा बहुत अलग होता है सीएसआई नेट के कंपैरिजन में। सो आई विल बी ट्राइंग कि मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक पैटर्न के बारे में डिस्कस कर सकूं जिस पैटर्न को डीबीटी जीआरएफ फॉलो करता है बिकॉज इसका पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अलग होता है तो हमें पहले समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि उसका पैटर्न कैसे फॉलो होता है और कितनी मेहनत आपको इस पेपर के लिए देनी है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है एज कम्पेयर टू सी एस आई नेट। तो इसलिए इसके लिए कुछ एक स्पेशल स्ट्रैटेजी काम करती है। तो ऑल दो ये एग्ज़ाम के बारे में मैंने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है और डिपेंडिंग अपॉन दैट ही मैं आपके साथ सारा का सारा सजेशन शेयर करूंगी एंड आई विल बी टेलिंग कि कितने ओवरऑल पार्ट्स आते हैं, कितने कैटेगरी या कितने सब सेक्शन आते हैं इस पर्टिकुलर पेपर में, मेनली क्वेश्चन पेपर में, और आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स प्रोसीड कि आपका जो पेपर आता है डीबीटी जीआरएफ का वो लगभग कौन से पैटर्न को फॉलो करता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो पेपर का जो टोटल नंबर होता है, मतलब कि टोटल कितने मार्क्स का पूरा पेपर आता है, तो ये आता है टोटल 300 मार्क्स का। यानी 300 मार्क्स में से आपको टोटल अटेम्प्ट देना होता है इस पर्टिकुलर पेपर के लिए। अब अगर हम बात करें इसके पैटर्न की कि कितने पार्ट आते हैं या फिर कितने मतलब कि ओवरऑल कैटेगरीज आती हैं, तो टोटल 2 पार्ट हैं, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये 2 पार्ट आते हैं और दोनों पार्ट के सिलेबस थोड़े बहुत वैरी करते हैं। एक चीज मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा ह्यूज है। ओके, सिलेबस बहुत ज्यादा ह्यूज है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इसके लिए प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ओवरऑल ये जो पेपर होता है 300 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्क्स की बात कर लेते हैं। नेगेटिव मार्क्स जो होता है वो नेगेटिव मार्क्स आपको -1 मिलता है, ठीक है। और हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे, जितने भी क्वेश्चन आते हैं हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे आपको +3 मार्क्स अवार्ड में दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन पे +3 मार्क्स आपको मिलेगा और अगर वो क्वेश्चन गलत होता है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग -1 है। अब बात आता है कि पेपर कैसे चलता है। तो पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और 50 में से 50 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। 50 क्वेश्चन आर कंपलसरी। अब कंपलसरी बोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर 50 क्वेश्चन आपको मिले हैं और 50 में से 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो भी आपको जबरदस्ती अटेम्प्ट करना है। कंपलसरी इन द सेंस लाइक ये इवैल्यूएशन में लिए जाएंगे। इनमें आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं कि हाँ डू एनी 25 या डू एनी 35। 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 के 50 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। बट अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप छोड़ सकते हो, उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा बट एटलीस्ट नेगेटिव मार्क्स तो नहीं होगा। तो 50 क्वेश्चन आते हैं पार्ट ए में, 50 के 50 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। पार्ट बी की बात, ये था पार्ट ए की बात, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आते हैं? पार्ट बी में टोटल आते हैं आपके 150 क्वेश्चंस और आपको करने होते हैं डू एनी 50। सिर्फ 50 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, फाइन। सो कहने का मीनिंग ये हुआ कि एक क्वेश्चन फिर कितने मार्क्स का आ रहा है आपका? 1 क्वेश्चन आपको देके जा रहा है। टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे पेपर में? आपको टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं? पार्ट ए से 50 क्वेश्चन और पार्ट बी से 50 क्वेश्चन, यानी टोटल आप जो क्वेश्चन अटेंड करोगे वो होगा टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। और पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, ईच क्वेश्चन दे आर गोइंग टू कैरी 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो होगा 1 क्वेश्चन, इट इज गोइंग टू कैरी 3 मार्क्स। इसके हिसाब से जो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे वो आपको देकर जाएंगे, दैट इज टोटल ऑफ 300 मार्क्स, ठीक है। इसीलिए टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 300 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देकर जाएगा। कट ऑफ की बात करें कि लगभग कट ऑफ कितना जाता है, तो ये आपका इजीली वैरी कर जाता है बिटवीन 55 to 60%, इतना कट ऑफ चला जाता है। तो ऑब्वियसली आपको टारगेट ये करना है कि इस बीच में कहीं आप लाई करो ताकि आपका डीबीटी जेआरएफ का एग्जाम क्लियर हो सके। अब हम बात करते हैं कि पार्ट ए में एक्चुअल में पूछा क्या जाता है,
क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वैसे ही सिलेबस बहुत ज़्यादा ह्यूज है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि अभी अगर आप सिलेबस डाउनलोड करके भी देखोगे तो समहाउ आपको लगेगा कि ये मतलब ये इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में तो कंप्लीट हो नहीं सकता जितना भी सिलेबस मेंशन है, लेकिन एक्चुअल में काफ़ी कुछ उसका सिमिलैरिटी है CSI नेट के साथ। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको चीज़ों से फैमिलियर करवा रही हूँ कि आपको टैकल कैसे करना है। पार्ट ए में आपकी जो चीजें पूछी जाती हैं वो आता है जनरल एप्टीट्यूड, GA, जनरल एप्टीट्यूड प्लस जनरल बायोटेक। ओके, जनरल बायोटेक पूछा जाता है। फिर भी अगर इसको भी डिवाइड करना चाहें कि जनरल एप्टीट्यूड से कितना पोर्शन आता है, तो जनरल एप्टीट्यूड से लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, और बच गया जनरल बायोटेक। तो जनरल बायोटेक से आपको जो बाकी रह गया, ठीक है, जो बाकी रह गया मतलब कि आप इजीली यहां से ले सकते हो, दैट इज 35 to 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल बायोटेक से। किसमें? पार्ट ए में। ठीक है, इसका आप एस्टिमेशन लगा सकते हो, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है कि 10 से 15 क्वेश्चन पूछ दिए जाएं जनरल एप्टीट्यूड में से, लेकिन लगभग रेशियो ऐसे ही मेंटेन होता है, कुछ 1-2% का फ्लक्चुएशन बस रहता है। तो जनरल एप्टीट्यूड में मैं बहुत ही जल्द एक सिलेबस का वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जनरल एप्टीट्यूड में भी क्या क्या पूछे जाते हैं। जनरल बायोटेक से आपको लगभग 35 to 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, एक और यहाँ पे अच्छी बात होती है, वो बात ये है कि जो पार्ट बी होता है, ओके, पार्ट बी को माना जाता है कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड बायोटेक आता है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स आते हैं। क्योंकि जब आप सिलेबस को डाउनलोड करोगे ना, आपको 2 सेक्शन मिलेगा, दैट इज पार्ट ए जिसमें लिखा होगा जनरल बायोटेक, और पार्ट बी जिसमें लिखा होगा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट ऑब्लिक स्पेशलाइज्ड बायोटेक। स्पेशलाइज्ड जो सब्जेक्ट होगा, जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पार्ट बी में मिलेंगे, वो ऑलरेडी लगभग आप कह सकते हो कि 12 से 13 यूनिट्स अलग से हैं। लेकिन एक और यहाँ पे एडवांटेज ये होता है कि स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में भी लगभग जनरल बायोटेक के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अप्रॉक्स अगर हम कहें तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आपको जनरल बायोटेक के मिल जाते हैं स्पेशलाइज्ड बायोटेक वाले सब्जेक्ट पोर्शन में। यानी पार्ट ए का जो पोर्शन आप प्रिपेयर कर रहे हो, उससे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में भी मिल जाते हैं। क्योंकि जब मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी ना, आप इजीली समझ पाओगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जनरल बायोटेक में भी ऑटोमेटिकली उन्होंने बहुत सारे यूनिट्स इंक्लूड कर दिए हैं, लगभग 8 से 9 यूनिट्स, जो कि लगभग बायोसाइंस के होते हैं। तो वही सारे सब्जेक्ट्स रिपीट हो जाते हैं स्पेशलाइज्ड वाले पार्ट में भी, इसलिए 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से चले आते हैं। अब रह गया कितना, मैंने टोटल कितना क्वेश्चन कहा था पार्ट ए में, मैंने टोटल कहा था कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे, और 50 के 50 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। लेकिन पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं, और आपको एनी 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको जनरल बायोटेक अगर आप पोर्शन प्रिपेयर करते हो, और दो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि वो पार्ट ए का पोर्शन है और वहां पे कंपलसरी चलता है सारा का सारा क्वेश्चन, तो वहां से आपको 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे भी मिल जाएंगे, दैट इज स्पेशलाइज्ड सेक्शन में भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन रह गए, क्योंकि अगर आपको 50 अटेंड करना है तो ऑब्वियसली आप उन्हीं उतनों को ही टारगेट करोगे, तो बाकी जो सेक्शन रह जाता है उनमें से अगर आप कोई भी 4 यूनिट और प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है, 4 यूनिट आप और प्रिपेयर कर लेते हो, तो आप इजिली जो बाकी पोर्शन है, दैट इज बाकी कितने क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 25 आप बोल सकते हो। लेकिन आप फिर भी अगर 4 यूनिट्स प्रिपेयर करते हो तो आराम से 30 to 35 मार्क्स आप वहां पे क्वेश्चन ले सकते हो, आई मीन क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। तो यही है कि जनरल बायोटेक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि वो जनरल बायोटेक आपको यहाँ पे तो मार्क्स देगा, इस साथ साथ में स्पेशलाइज्ड यानी पार्ट बी में भी वो मार्क्स देगा। बाकी जो यूनिट, जो कुछ अलग अलग यूनिट्स हैं, वो यूनिट में से आपको 30 to 35 मार्क्स लेने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको लगभग 4/4 से 5 के बीच में कुछ यूनिट्स रखने होंगे। मतलब हम कह सकते हैं 4 to 5 यूनिट्स के बीच में अगर इसको वैरी करवाते हैं तो आप इजिली इतना मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, या फिर लगभग आप 4 यूनिट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 4 यूनिट्स भी आपको फैमिलियर मिल जाएंगे। अगर आप CSI नेट का और गेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, ऑब्लिक ICMR का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बिलीव मी लगभग बहुत सारे पोर्शन यहाँ पे आपको सिमिलर मिलेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि कुछ एक आध न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं, उसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि पार्ट ए के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं मेनली इन जनरल बायोटेक।
तो पार्ट ए के लिए हम जनरल बायोटेक की बात करते हैं। जनरल बायोटेक में आपके सारे के सारे फैमिलियर यूनिट्स चले आते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री। ओके, बायोकेम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब बायोकेम में आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चला आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी यानी जो CSIR नेट का सिलेबस है, जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेल सिग्नलिंग आता है, दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो ये चला गया, ठीक है, ये भी प्रिपेयर हो गया। थर्ड आ जाएगा आपका, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रोसेसेस। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये भी आपके CSIR नेट का पार्ट है, ये भी, इसको भी हम डन मान लेते हैं, क्योंकि अगर आप CSIR को टारगेट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये सब्जेक्ट तो आप टारगेट कर ही रहे होगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट है RDT। अगेन ये भी CSIR का पार्ट है, तो ये भी साथ साथ में चल जाएगा। इसके बाद फिफ्थ ले लेते हैं, दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन और फाइलोजेनी नाम का एक यूनिट है, दैट इज फॉर DBT। तो ये भी CSIR का पार्ट है, ये भी साथ साथ में ही प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद हो गया दैट इज जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स। तो जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स जो पोर्शन है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स पे उतना ज्यादा मतलब स्पेशलाइज्ड बेसिस पे हम टारगेट नहीं करते हैं CSIR नेट में। तो इसको आपको थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट ए का ही पोर्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे चला आता है दैट इज IPR एंड बायोसेफ्टी। ओके, IPR एंड बायोसेफ्टी। अब ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों ने इससे पहले पढ़ रखा होता है, जैसे कि मुझे याद है मेरे बैचलर और मास्टर दोनों में ही मुझे ये सब्जेक्ट दिए गए थे। तो वैसे ही अगर आपके बैचलर या मास्टर में ये सब्जेक्ट दिए गए हैं तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है रिगार्डिंग दी IPR एंड बायोसेफ्टी। और अगर आइडिया नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा, और इसके लिए आप गूगल का हेल्प ले सकते हो, बिकॉज मैंने ये सब्जेक्ट मैक्सिमम अपना पोर्शन गूगल से ही कवर अप किया था। और इसके अलावा इसमें चला आएगा आपका इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी अलग से नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने इसको अलग से लिखा है ताकि इसको हम टारगेट कर सके, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी आपका सेल सिग्नलिंग का ही पोर्शन मान लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग पार्ट ए के लिए, जिसे हम बोल रहे हैं जनरल बायोटेक, इसमें लगभग 2 ही यूनिट ऐसे हैं जो कि नए हैं हमारे लिए। बाकी सारे ऐसे यूनिट कौन से हैं जो कि क्लैश हो रहे हैं CSIR नेट के लिए, जो कि हमारा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स को हम ऑलरेडी टारगेट करते हुए चलते हैं अगर हम CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अब आते हैं हम स्पेशलाइज्ड बायोटेक के लिए, जिससे क्वेश्चन हमें पार्ट बी में मिलते हैं। मेक श्योर जो पार्ट ए के लिए मैंने बताया है, ये जनरल बायोटेक, ये पार्ट ए हमें 2 एडवांटेज देके जाता है, दैट इज ए सेक्शन में भी इससे क्वेश्चन कितने चले आते हैं, 35 to 40 क्वेश्चन चले आते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। और पार्ट बी में जनरल बायोटेक से कितने क्वेश्चन चले आते हैं, अप्रोक्स आपको 20 to 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये एक एडवांटेज होता है, इसलिए जनरल बायोटेक आपको कभी भी छोड़ना नहीं है। और इनफैक्ट इसको छोड़ने का कोई मतलब सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि आपके सारे के सारे सब्जेक्ट CSIR नेट के साथ मैच हो रहे हैं, तो इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी के सब्जेक्ट्स थोड़े अटपटे हैं, ऑल्दो, लेकिन मैं फिर भी ऐसे कहूंगी कि यहाँ से 3 से 4 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि CSIR नेट के साथ मैच हो जाते हैं। जैसे कि पहला हो गया प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा इसका सिलेबस यूज है फॉर DBT बायोटेक, लेकिन आप ये सब कुछ पोर्शन जो है CSIR नेट के टाइम पे ही कवर करते हो अगर आप CSIR नेट में प्लांट फिजियोलॉजी टारगेट करो। जैसे कि मैं स्टूडेंट्स को प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो मैंने इसका सिलेबस देखा है, लगभग आप कह सकते हो 95% मैच हो गया सारा का सारा प्लांट फिजियोलॉजी का सिलेबस, आई मीन DBT का सिलेबस, प्लांट फिजियोलॉजी का विद CSIR नेट, ये दोनों के दोनों प्लांट फिजियोलॉजी का जो पोर्शन है वो दोनों ही सब्जेक्ट के लिए, दोनों ही एग्जाम के लिए मैच हो गए हैं, लगभग 90% मैच, ठीक है। तो आप इजीली मान सकते हो कि आपका ये भी पोर्शन प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं जैसे कि टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर का जो पोर्शन है, जो बच्चे टेक्निक टारगेट करते हैं स्पेशली, वो पोर्शन क्या हो जाता है, वो पोर्शन यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर एंड टेक्निक्स, यहाँ पे वो पोर्शन चला आता है। थर्ड यूनिट कौन सा चला गया, दैट इज जीनोमिक्स। तो अगर आप जीनोमिक्स, तो फिर मैच हो गया इसी के साथ, राइट। ये आप देख सकते हैं जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स पार्ट ए में भी था, वही चीज इसमें भी रिपीट हो गई, इसलिए कहा गया कि काफी ज्यादा क्लैशिंग होती है पार्ट ए और पार्ट बी में। इसके बाद आता है एनिमल बायोटेक। तो एनिमल बायोटेक ऐसा पोर्शन है जो कि बायोटेक के स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं, लाइफ साइंस के स्टूडेंट बहुत ही कम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ जो यूनिट हम ले सकते हैं, दैट इज एमटेक बायोटेक। एमटेक बायोटेक में आपके सारे के सारे लगभग बहुत से ऐसे प्रोसेस चले आते हैं, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड ऑल, तो वो सारी चीजें इसमें चली आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज इन्वायरमेंटल बायोटेक।
इन्वायरमेंटल बीटी ले लेते हैं। फिर 7th जो यूनिट आती है वो आती है मैरिन बायोटेक, मैरिन बायोटेक। 8th चली आती है दैट इज मेडिकल बायोटेक। मेडिकल बायोटेक भी जाने अनजाने लगभग हमें पढ़ा ही दिया जाता है बीएससी एंड एमएससी में, ज्यादा नहीं तो कुछ एक आध पोर्शन तो सभी ने पढ़ा होता है। इसके बाद चला आता है दैट इज ह्यूमन जेनेटिक्स। तो ह्यूमन जेनेटिक्स अलग से करने की मतलब जरूरत भी नहीं है। अगर आप जेनेटिक्स टारगेट करते हो या जीनोमिक्स टारगेट करते हो तो उसमें भी ह्यूमन जेनेटिक्स का बहुत सा पोर्शन चला आता है। मेनली ये बात किया जा रहा है नॉर्मल जेनेटिक्स का, ठीक है। इसके बाद चला आता है न्यूरो साइंस। तो न्यूरो साइंस एक कंप्लीटली न्यू यूनिट हो जाता है सीएसआईआर के एस्पायरेंट के लिए। तो ये आपकी मर्जी है भाई, टारगेट कर भी सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है दैट इज फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल बायोटेक। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको टोटल 11 बताए, ठीक है। लेकिन आप जैसे मैंने कहा कोई भी 4 टारगेट कर लीजिए, कोई भी 3 से 4 टारगेट कर लीजिए, इजीली आपका पार्ट बी में अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा। जैसे कि हो गया प्लांट बायोटेक, ठीक है, कॉमन मिल गया, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हो गया दैट इज अगर आप जिनोमिक, जैसे यहाँ पे आपको जिनोमिक्स टारगेट करना ही है तो इसको टारगेट कर लीजिए। एनिमल बायोटेक का बहुत से ऐसे पोर्शन है जो कि जनरलाइज पोर्शन है, जो कि मतलब ऐसे स्टूडेंट जो बायोटेक के नहीं है वो भी वो यूनिट पर्टिकुलरली पढ़ते हैं। तो आप एनिमल बायोटेक, इसमें थोड़ा बहुत जूलॉजी चला आता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर और टेक्निक में बहुत सारे टेक्निक्स चले आते हैं जो हम सीएसआईआर नेट के टाइम पे लाइक मेथड्स इन बायोलॉजी नाम से पढ़ते हैं, तो वो इसमें चले आते हैं। इसके बाद जो बाकी यूनिट्स हैं इनमें से कोई और आप एक टारगेट कर सकते हो सेफ साइड में रहने के लिए। तो अगर आप यहाँ से 4 यूनिट्स भी टारगेट कर लेते हो तो इजीली उन 4 में से आपको इतने क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे कि आप टोटल 50 क्वेश्चन पार्ट बी से अटेंड कर सको। ऑल्दो ये सारे सिलेबस के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी अपने आने वाले वीडियो में, ताकि आप देख सके कि क्या क्या यहाँ पे पोर्शन इंक्लूडेड हैं और सबको मतलब कि शॉर्ट आउट कैसे करना है और सब चीजों को टैकल कैसे करना है। फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप जनरल बायोटेक पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए। जनरल बायोटेक पे फोकस करते हैं तो बिलीव मी बहुत से पोर्शन ऐसे होंगे कि पार्ट बी के यूनिट के साथ क्लैश होंगे। भले उनका नाम, उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम कुछ और हो, लेकिन यूनिट्स का लाइक ओवरऑल ओवरऑल कंटेंट का जो आप कह सकते हो कि क्लैशिंग है वो चलता रहता है। जैसे कि जिनोमिक्स जो है यहाँ पे भी वो हो गया, क्लैश हो गया, ठीक है। सिमिलरली टेक्निक्स जो है आने वाले जो बाकी जैसे कि एमटेक इन बायोटेक, एमटेक इन बायोटेक में से भी टेक्निक्स का बहुत से पोर्शन क्लैश होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया मिल रहा है, माना कि सिलेबस वास्ट है लेकिन आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको अभी ध्यान से सोचने की जरूरत है कि ये पर्टिकुलर जो पार्ट बी है इन 11 यूनिट्स में से आप कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिनको जो कि 3 से 4 यूनिट्स को आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। और यही सिलेक्शन आपका मैटर करेगा, यही आपको बताएगा कि हाँ आपके लाइक डीबीटी में कितने नंबर आने वाले हैं, क्वालिफाई आप करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ बातें आपको समझ में आई होगी। बहुत ही सिंप्लीफाइड बेसिस पे मैंने सारी बातों को रखा है ताकि आप समझ सको। आने वाले टाइम में आई विल बी ट्राइंग कि जितना हो सके उतना मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डीबीटी एग्जाम। कोशिश ये भी रहेगी कि आने वाले वीडियो में मैं सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूं विद द हेल्प ऑफ लाइक ऑफिशियल सिलेबस। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।